नमस्कार दर्शकों, फिर से आप सभी का स्वागत है दीदी अरुण प्रभा के इस खास कार्यक्रम में। आज हम अरुणाचल प्रदेश के पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट में बसा ये छोटा सा शहर जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और खूबसूरत वादियों के बीच बसा है। इस शहर का नाम है किमिन और आज हम यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को देखने आए हैं। और यहाँ पर आज हम जानेंगे यहाँ के सारे गतिविधियों के बारे में, सारे फैसिलिटीज़ के बारे में जो बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो बिना समय गवाए चलिए हम देखते हैं और आपको हम दिखाते हैं। चलिए। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर बायो रिसोर्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो किमिन में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंडिंग के मदद से बनाया गया है। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया गया था, ये 2016 का 22 दिसंबर को ले किया गया था। उसके बाद ये प्रोजेक्ट हमें मिला 2018 का मार्च में मिला। उसके बाद हमने लगातार प्रयास करके ये सेंटर को बनाया गया है और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को 2021 का 9 नवंबर को डॉक्टर जितेंद्र सिंह ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको इनोग्रेशन किया गया है। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है, ये हमारे उत्तर पूर्व भारत में ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर ये पहला है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश के जैविक विविधता या जो हमारे बायो रिसोर्स कहा जाता है, जो सबसे एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है अरुणाचल प्रदेश को। इसमें अनेक जैविक विविधता है। मेनली हम उनके पेड़ पौधे को अभी अनुसंधान करने के लिए ये सेंटर का थ्रू से हम काम कर रहे हैं। इसमें हम मेनली जो आपका ऑर्किड्स है, जो अरुणाचल प्रदेश की खासियत है, जिसमें 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती है ऑर्किड्स के। देन हमारे जो सुगंधित और औषधि वनस्पति है, पेड़ पौधा है, उसके ऊपर हम अनुसंधान करते हैं। और हमारे जो बनाना, जैसे आपका यहाँ का लोकल डायलेक्ट में कोपाक कहा जाता है, जो कोल है, उसका जो छिलका है, उसका जो पेड़ का जो ये है तन्हाई है, उसमें से जो हम फाइबर एक्सट्रैक्ट करके अच्छे कुछ प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम अनुसंधान कर रहे हैं। हमारे ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अभी करीब 6 साल हो गए हैं। इस 6 साल में हमने बहुत सारा प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं और हमारे यहाँ वैज्ञानिक है और टेक्निकल पर्सनल्स है जो इस दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 4 लेबोरेटरीज मेनली है जो मतलब आपके इस अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि ट्रांसलेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च लैब, देन आपका माइक्रोबायोलॉजी लैब, देन ऑर्किडोलॉजी, फिर टिश्यू कल्चर, जैसे कि हम एक पौधे से बहुत सारा पौधे को कैसे बना सकते हैं, इसका ऊपर भी हमने ट्रेनिंग दिया है। इस केंद्र में ट्रांसलेशन बायोटेक्नोलॉजी प्रयोगशाला मौजूद है, जहां मुख्यतः औषधि, एरोमेटिक और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों के ऊपर काम किया जाता है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से ये केंद्र अरुणाचल प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। वर्तमान में इस प्रयोगशाला में मुख्यतः एरोमेटिक क्रॉप के ऊपर काम किया जा रहा है। इस प्रयोगशाला का उद्देश्य है औषधि, सुगंधित और अन्य आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पौधों की प्रजातियों का विकास करना, सुगंधित फसलों के ऊपर अनुसंधान और विकास करना, किसानों और समुदाय के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करना। यहाँ पे हम बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल ऑफ एसेंशियल ऑयल एंड इट्स प्रोडक्ट्स को करते हैं। जो एरोमेटिक क्रॉप्स है उसमें से एसेंशियल ऑयल और ये हाइड्रोसोल वो सब निकलता है, तो उनका क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पे होता है। यहाँ ये मशीन से हम लोग उनका पोलैरिटी चेक करते हैं, नेगेटिव पोलर है क्या पोलर है वो चेक करते हैं। देन ये मशीन का नाम है एवे रिफ्रेक्टोमीटर। इसमें हम लोग एसेंशियल ऑयल का रिफ्रैक्शन को चेक करते हैं। रिफ्रैक्शन मैटर करता है कि एसेंशियल ऑयल कौन सा क्वालिटी का है वो दिखाने के लिए। देन नेक्स्ट हम आते हैं पीएच मीटर में। पीएच मीटर में बेसिकली हम एसेंशियल ऑयल्स को मेजर नहीं करते हैं, उनका फ्लोरल वाटर्स को मेजर करते हैं। अगर वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा उसको हम चेक करते हैं। तो ये ट्रांसलेशनल बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है। तो इसमें हम मोस्टली मेडिसिनल, एरोमेटिक, फोम फॉर्मिंग एंड अदर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट स्पीसीज के ऊपर काम करते हैं। जैसे आप लोगों को पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक मेगा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है।
ये ऐसा हॉटस्पॉट दुनिया में सिर्फ 12 ही है, ये आता है अंडर ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसमें जितना भी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्लांट है उनका सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन करके कैसे हम लोकल पॉपुलेशन को सोशियो इकोनॉमिक हेल्प कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो इसमें मोस्टली हम एरोमेटिक क्रॉप के ऊपर हम भी ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। अभी हमारे यहाँ से बहुत सारे एरोमेटिक प्रोडक्ट्स एंड ऑयल हमें हमेशा ये सेल्फ हेल्प ग्रुप वाले और एंटरप्रेन्योर्स वाले सेल कर रहे हैं। इसी दौरान 2 एंटरप्रेन्योर्स भी नया से ग्रो हुआ है हमारे मेंटरिंग में, और वो लोग भी अपने से अच्छे से काम कर रहा है। इस केंद्र में माइक्रोबायल बायोटेक्नोलॉजी लैब है जहां बनाना फाइबर के ऊपर अनुसंधान किया जा रहा है। बनाना फाइबर से बनने वाले विभिन्न उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जैसे कि हैंडबैग्स, बास्केट, सैनिटरी नैपकिन्स, टी बैग्स एंड पेपर शीट्स। और इस केंद्र के माध्यम से कई सारे महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और युवा उद्यमियों को बनाना फाइबर से उत्पाद बनाने की प्रशिक्षण भी दी जा रही है। तो बेसिकली पहले हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स प्रोडक्ट्स को ट्रेनिंग देते हैं। सबसे पहले तो डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स आप लोग देख सकते हैं, बैग है, दैन बास्केट्स, ये सब बनाना फाइबर से, दैन टी कोस्टर, ये पार्ट हो गया जो हैंडीक्राफ्ट एंड सेमी प्रोडक्ट है इसके ऊपर। एंड कुछ R&D प्रोडक्ट्स के ऊपर में भी काम चल रहा है, जहाँ पर लैब में हम लोग का टीम स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल के ऊपर में। तो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंटली हम लोग सैनिटरी नैपकिन्स, लो कॉस्ट सैनिटरी नैपकिन्स डेवलप किया। एंड देन हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ जो पार्टिकल्स है जो बनाना फाइबर्स है, एक रिसेंटली हम लोग ने पब्लिश भी किया है इन सिटू टेम्पलेट सिंथेसिस ऑफ नैनो पार्टिकल्स इन बनाना फाइबर। एंड देन दूसरा प्रोडक्ट्स है जो हम लोग इसके टी बैग के ऊपर में काम किए, टी बैग भी जनरेट किए। तो अभी इंडस्ट्रियल लिंकेज कर रहे हैं कि टी बैग के ऊपर में हम लोग और भी मास प्रोडक्शंस कर पाए। एंड डिफरेंट शीट्स में भी देन डिफरेंट शीट बनाना फाइबर से बनाकर उसको लो कॉस्ट में हम लोग देख रहे हैं, और ऐसे स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल कर रहे हैं कि हम लोग उसको टिश्यू फॉर्म में भी लेके जा सकते हैं, जो पेपर मेड, जो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हो सकते हैं, डिफरेंट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल हम लोग लो कॉस्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टारगेट कर रहे हैं। एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर में भी हम लोग काम कर रहे हैं, जो इम्पॉर्टेंट माइक्रोब्स है, बायो फर्टिलाइजर्स, बायो इनपुट्स डेवलप कर रहे हैं। एक पैरामीटर्स हम लोग काम कर रहे हैं फंक्शनल फ्रूट के ऊपर, जो फर्मेंटेड फूड से बना हुआ, जो ट्रेडिशनल फ्रूट से बना हुआ। एंड दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अभी बायो मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर में हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि बहुत सारा एंजाइम्स डेवलप कर पाए माइक्रोब्स को फर्मेंट करके। ये केंद्र वैश्विक स्तर पर अनुसंधान और विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ स्थापित फर्मेंटर फैसिलिटी अल्कोहलिक बेवरेज की गुणवत्ता में सुधार ला रहे हैं और विभिन्न प्रकार के वाइन का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे कि फर्मेंटर फैसिलिटी के उत्पाद ऑरेंज वाइन, कीवी वाइन, बनाना वाइन, अन्य फलों और सब्जियों से बनाए गए वाइन। तो ये हमारा डिजिटल हार्बेरियम लेबोरेटरी है हमारे सेंटर में। तो अब सबको पता ही है कि यहाँ पे बहुत सारा प्लांट वैराइटीज़ में अरुणाचल प्रदेश इज हब फॉर मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स एंड डिफरेंट प्लांट डाइवर्सिटी। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं कि प्लांट का कंजर्वेशन के लिए, उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए पहले हम कलेक्ट करते हैं फील्ड से कलेक्ट करने के बाद उनको एक डिफरेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं जिसको उसको प्रिजर्व किया जा सकता है। हम प्रिजर्व करने के बाद हम इनको ड्राई करके सुंदर से ये पेज में ऐसे, ये हार्बेरियम शीट होता है, हार्बेरियम शीट में चिपका कर रखते हैं। देन उनमें हमको आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग उसमें, और ये एक सिस्टमेटिक पूरा नहीं ज़रा वेरीफाई होता है कि ये प्लान यही है। तो फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम हमेशा इनको यूज़ कर सकते हैं कि ये वैरायटी और नया सा कलेक्ट किया वैरायटी को मिला के देखने से समझ में आ जाएगा कि हमारे ये प्लांट वही प्लांट सेम प्लांट ही है जो हमको चाहिए था। तो ये हार्बेरियम प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट और अदर प्लांट वैराइटीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश।
हमको ये बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सेंटर से लास्ट 2-3 साल में हमने 3-4 डिफरेंट प्लांट वैरायटीज़ को नया डिस्कवर किए हैं और वो पहला रिपोर्ट है अरुणाचल प्रदेश से नहीं, पूरा दुनिया में ही पहले हम साइंटिस्ट लोगों ने जाके उनको डिस्कवर किया है। तो हमारा एक्सप्लोरेशन हमेशा जारी रहेंगे और हमेशा वो नया प्लान भी हमारे यहाँ पे हम उसको रिप्रेजेंट करके रख देंगे फॉर फ्यूचर रेफरेंस एंड कंजर्वेशन एक्सपेक्ट। इस केंद्र में मुख्य रूप से ऑर्किड्स पर अनुसंधान, उत्पादन और संरक्षण बड़े मात्रा पे किया जाता है। यहाँ एक ऑर्किडेरियम भी है जहाँ विभिन्न प्रकार के ऑर्किड्स को अध्ययन और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए रखा जाता है। इसके अलावा एक प्रिजर्वेशन ग्रीन हाउस भी है जहाँ दुर्लभ प्रजातियों के ऑर्किड्स को सुरक्षित रखा जाता है उनकी उत्पादकता को बढ़ाने के लिए। इस केंद्र में टिश्यू कल्चर की सुविधा भी उपलब्ध है जहां ऑर्किड्स की प्रजातियों को माइक्रो प्रोपगेशन के माध्यम से बढ़ाया जाता है। हम लोग ने एक प्लांट टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी सेटअप किया है ये डीबीटी सेंटर पे, और इसमें अभी हम लोग ऑर्किड टिश्यू कल्चर के ऊपर में काम कर रहे हैं। तो ऑर्किड जो है एक्चुअली वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि वो सीड से डिवीजन नहीं होता है एंड इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम कि उसको बहुत लंबा समय लगता है वेजिटेटिवली प्रोपोगेट करने के लिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे वो दोनों ही कमर्शियल ऑर्किड और इंडिजिनियस ऑर्किड्स के ऊपर में काम कर रहे हैं, मास कल्टिवेशन प्लस उसके ऊपर में कंजर्वेशन के ऊपर में। तो अभी फ़िलहाल हमने अराउंड 17 ऑर्किड स्पीसीज का प्रोटोकॉल को स्टैंडर्डाइज किया है और अभी हार्डनिंग में अराउंड मोर देन 3000 प्लांट लिस्ट ऑलरेडी आउट है जो हार्डनिंग के लिए, और बहुत जल्दी हम उसको मास प्रोपोगेट करके हम लोग फार्मर्स को भी देने वाले हैं। ये हम लोग का वॉशिंग एरिया है, तो यहाँ में जितना हम लोग का ग्लासवेयर्स वगैरह सही होता है तो यहाँ हम लोग वॉश करके फिर ऑटोक्लेव करके फिर हम लोग दूसरा लैब में लेके जाते हैं। हम लोग जो मीडिया बनाते हैं उसको हम लोग 3 दिन जैसे रखते हैं क्योंकि मीडिया अच्छा है कि नहीं देखने के लिए। उसके बाद हम लोग फिर से इनोकुलेशन करके फिर हम लोग वो कल्चर में रख देते हैं। हम लोग जो इनोकुलेशन करते हैं ना वो लेमिनार एयरफ्लो में, उसके बाद हम लोग यहाँ में रख देते हैं। ये जो स्पीसीज़ है वो वेंडा हाइब्रिड स्पीसीज़ है, तो इसमें वेरियस स्टेजेस होता है। तो जो सबसे पहले स्टेजेस है आप ये देख सकते हो कि इसमें हम लोगों ने सीड को इनोकुलेट किया हुआ है मीडिया पे। तो ये जो है आप इसको स्टेज 1 भी बोल सकते हैं जहाँ पे सीड इनोकुलेशन हो रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये सीड इनोकुलेशन के बाद ऐसे प्रोटोकोम फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेल्स है डिवाइड हो गए और उसमें प्रोटोकोम फॉर्मेशन हुआ है, यानी कि लाइफ लाइक स्ट्रक्चर्स आ गए जिसमें लीफ है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आने लगे हैं, उसको प्रोटोकोम लाइक बॉडीज़ भी बोलते हैं। तो ये जो है सेकेंड स्टेज है। उसके बाद में जनरली जो होता है लीफ रीजनरेशन होता है। तो लीफ जो लीफ है वो पहले निकलता है, तो दिस इज़ द लीफ रीजनरेशन स्टेजेस। और उसके बाद जो फाइनल स्टेज रहता है जहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा रूट फॉर्मेशन होता है, दिस इज़ द लास्ट स्टेज, यानी कि यहाँ पे लीफ भी फॉर्म हो गया और रूट भी फॉर्म हो गया। सो दिस टेक्स अराउंड स्पीसीज टू स्पीसीज में टाइम लेता है। तो जनरली टेक्स अराउंड 2 months जहाँ तक ये स्टेज तक पहुँचने के लिए, 2 to 3 months ये स्टेज तक पहुँचने के लिए। इसके बाद जब ये रूट बड़े हो जाते हैं तो उसको फिर से सब कल्चर किया जाता है, और एंड देन सब कल्चर करने के बाद जब वो एक स्टेज में पहुँच जाता है कि उसको बाहर लेके जा सके, देन प्राइमरी हार्डनिंग स्टेजेस में होता है। तो बेसिकली एक बार हम लोग टिश्यू कल्चर में प्लांट्स को जो हम लोग ग्रो कर देते हैं एक आर्टिफिशियल कंडीशन पे, उसके बाद में हम लोग उसको नेचर में इंट्रोड्यूस करने से पहले हम यहाँ पे उसको एक्युमुलेटाइज करते हैं और उसको एकोमोडेट करते हैं ताकि वो नेचर के साथ सर्वाइव कर सके। सो बेसिकली ऑर्किड का प्रोपोगेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि वो सीड से इतना प्रोपोगेट नहीं होता है और उसको प्रोपोगेट करने के लिए काफ़ी वक्त लगता है। तो हम लोग टिश्यू कल्चर में प्लांट टिश्यू कल्चर में उसको हम लोग बहुत सारे मास प्रोपोगेट करके उसको हम लोग ग्रो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आके हम लोग उसको हार्डनिंग करते हैं। तो अभी तक हमारे यहाँ पे अराउंड 3000 प्लांट लिस्ट जो है हम लोग ने मास प्रोपोगेट किया है। तो इसमें से उसमें से कुछ स्पीसीज ये सब है।
दिस इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्किडेरियम। तो यहाँ पे बेसिकली विथ ऑल द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्किड के ग्रोथ या कल्टीवेशन के लिए ज़रूरत है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुआ है। तो बेसिकली द आइडिया कि इस कंस्ट्रक्शन को या इस ऑर्किड हाउस को बनाए गए, उसके ऊपर में ये रीज़न है कि हम लोग फार्मर्स को फ्लोरिकल्चर, ऑर्किड बेस्ड फ्लोरिकल्चर एवेन्यू एक्सपेक्ट को हम लोग एक्सप्लोर कराना चाहते हैं, और ताकि उन लोग फ्लोरिकल्चर को भी एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में आगे लेके जाए। तो बेसिकली अभी देखा गया है कि अभी फ्लोरिकल्चर मिशन भी काफ़ी शुरू हुआ है। मेजरली ऑर्किड जो है फ्लोरिकल्चर में एक बहुत ही बड़ा मार्केट शेयर करता है। तो अगर हमारे स्टेट या हम अगर ऑर्किड मार्केट को अगर हम टेप कर सकेंगे, तो उसमें ये जो फार्मर्स है उनका भी बहुत बेनिफिट्स रहेगा, और एक नया एवेन्यू जनरेशन भी होगा जहाँ से उनको इनकम जनरेट होगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये ऑर्किड एरिया में अराउंड 600 वेराइटीज़ ऑफ कमर्शियल ऑर्किड्स है, जिसमें से सबसे अराउंड 600 जीनस ऑफ हाइब्रिड्स है। उसमें सबसे कमर्शियल ऑर्किड्स में से डेंड्रोबियम है, फिलोनोप्सिस है, ऑन्सिडियम है, एंड देयर इज मोकारा, कैटेलिया एंड वेंडा। सो दिस जो ये 6 जीनस है ऑर्किड्स के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कमर्शियली। तो बेसिकली अभी हमने इसमें कल्टीवेशन शुरू किया है, जिसमें हम ट्रेनिंग भी देते हैं फार्मर्स को, सेपलिंग्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, एंड ऑल्सो वेजिटेटिवली प्रोपोगेट भी करके इसको हम लोग सेल में करते हैं। एंड यही सेम चीज़ हमने अरुणाचल के डिफरेंट जगह पे जाने के लिए हमने अराउंड प्रोडक्शन यूनिट भी बनाया है, जहाँ पे वेरियस डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया है, जैसे कि नामसाई में भी कवर किया गया है, जीरोडीड में भी कवर किया गया है, पासीघाट में भी कवर किया गया है, जहाँ पे उनको 300 वेराइटीज़ ऑफ ऑर्किड दिया गया है। और उनको हमने NRCO नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन ऑर्किड सिक्किम के साथ कोलैबोरेट करके उनको हमने ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया है। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि ये शेयर करने के लिए कि वो लोग अभी यहाँ से इकोनॉमिक जनरेशन भी हो रहा है। उनको साल में अराउंड 50,000 रुपये का भी अभी स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में ही बेनिफिट्स मिला है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही। तो हम चाहते हैं कि अभी ये ऑर्किड के साथ साथ हम दूसरा फ्लोरिकल्चर भी बाद में देखेंगे, लेकिन ये ऑर्किड को किस तरीके से हम और फैलाएं और किस तरीके से हम इसको आगे लेके जाए, क्योंकि इसका डिमांड बहुत बड़ा है। अरुणाचल जो है एक बहुत ही अच्छा क्लाइमेट जोन है ये ऑर्किड कल्टीवेशन के लिए। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे हैं फेलेनोप्सिस के हाइब्रिड्स। यही आप देख सकते हैं कि यहाँ कलर में वेरिएशन है, जैसे कि ये आपका हो गया गोल्डन टोन में, फिर यहाँ आ जाता है आपका पिंक, फिर ये है वाइट। तो ऐसे वेरिएशंस करके हाइब्रिड्स के टोटल हमारे पास फेलेनोप्सिस के ही अकेला 20 to 30 वेराइटीज़ है। ये सारे हैं हमारे ऑन्सिडियम के हाइब्रिड वेराइटीज़। तो इसको अगर आप पास से देखेंगे तो इसे हम डांसिंग लेडी ऑर्किड भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो ये शेप है ये डांसिंग लेडी को पोर्ट्रे करता है। ये है एक और हाइब्रिड हमारा, ये है डेंड्रोबियम का हाइब्रिड। तो इसके जो हाइब्रिड नाम है वो है डेन स्प्लैश, क्योंकि इस पे आप जो ये पिंक कलर का वेरिएशन देख रहे हैं ये स्प्लैश्ड फॉर्म में है, तो इसका नाम है डेन स्प्लैश। वैसे ही डेंड्रोबियम की जो हमारे यहाँ है ये भी है डेंड्रोबियम की वैरायटी सी, लेकिन ये साइज़ में क्योंकि छोटे हैं तो ये है मिनिएचर डेंड्रोबियम हाइब्रिड्स। ये है फिर दूसरा हाइब्रिड, ये इन्हें कहते हैं हम वांडा हाइब्रिड्स। ये कम्प्लीटली एयर डिपेंडेंट है। आप देख सकते हैं कि ये कोई सबस्ट्रेट में नहीं लगा हुआ है, ना यहाँ मिट्टी है ना कुछ है। इसका जो भी जाता है न्यूट्रिएंट सब ये एयर से ही जाता है और वाटर से। तो ये वांडा हाइब्रिड्स के भी हमारे पास कहीं और हाइब्रिड्स है, मतलब अलग अलग कलर्स और वेरिएशन में। ये जो अब सारे वेरिएशन कलर वेरिएशन देख रहे हैं ये सारे वांडा के ही है। और वांडा जो इसे मतलब कहा जाता है कि ये वांडाशियस ऑर्किड है, इसका हाइट लंबा होते जाता है प्लांट का। और जैसे इसमें ये ऑर्किड में 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक मोनोपोडियल और एक सिम्पोडियल। तो ये मोनोपोडियल में से है जो एक सिंगल स्टेम में ऊपर जाते रहते हैं। तो ये हमारा है कैटलिया हाइब्रिड्स ऑफ ऑर्किड। ये कैटलिया जो है इन्हें क्वींस ऑफ ऑर्किड भी कहा जाता है। और इसमें है फ्रेग्रेंस, तो ये फ्रेग्रेंट ऑर्किड्स में से एक है। इसका जो फ्रेग्रेंस का नोच है वो बहुत मस्की है, और हम ट्राई कर रहे हैं कि हम इससे कुछ मतलब जैसे कि एसेंशियल ऑयल सिक्रीट कर या एक्सट्रैक्ट करके रख सकें। जो हम लोग का ये ऑर्किडियम है ये 3 लेयर का स्किन रूप है। जो सबसे पहले ऊपर में जो है हम लोग का रूप है, रूप का नीचे हम लोग का 2 स्किन है। तो इसको हम लोग ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का मुताबिक, इस पर कितना टेम्परेचर चाहिए कितना ह्यूमिडिटी चाहिए उसका मुताबिक ही हम लोग स्किन को यूज़ करते हैं। जो स्किन को यूज़ करने के लिए हम लोग का जो है
बोर्ड है, इधर स्विच बोर्ड है, स्किन टच वाला डिस्प्ले है, तो उसमें हम लोग चेक करता है कि अभी कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, उसका मुताबिक हम लोग स्किन को खोला बंद करता है। तो अभी जो खोल के रखा है शाम का समय, रूफ स्किन सभी खुला हुआ है क्योंकि अभी ठंडा आएगा। जब ज़्यादा गर्म होगा तो स्किन 2 खुला रहेगा और रूफ को बंद करके रख के, ये फाउंटेन है, 2 फाउंटेन यूज़ करेगा क्योंकि नमी बना रहे। नमी के लिए हम लोग ये फाउंटेन को और ये पंखा है तो उसको यूज़ करते हैं। 4 पंखा लगा हुआ है, आपको देख पाएगा उधर, उसके लिए यूज़ करते हैं। तो बोर्ड इधर है, बोर्ड को आप देख सकता है। तो बोर्ड को स्विच है, स्विच में स्किन 1 स्किन 2 है, उस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये हम लोग का जो दूसरा वाला ऑटोमेटिक ग्रीन हाउस है, तो इसमें हम लोग जो है जो प्लांट फ्लावर को, जो भी प्लांट को ग्राफ्टिंग करता है, कटिंग करता है, जो सीड से निकलता है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ शिफ्ट कराता है क्योंकि उसको नया एटमॉस्फेयर के लिए शिफ्ट कराने के लिए अलग जगह रखना पड़ता है। तो ये भी इसी तरह ही है। तो ये ऑटोमेटिक पंखा है, जब इसको ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ज़्यादा या कम होगा खुद ही मैनेज करने मेंटेन करने के लिए, तो ये पंखा ऑटोमेटिक है। और ये स्किन है वो भी इसी तरह ही है, जब इसको ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाएगा तो हम लोग को कम कराना या ज़्यादा कराना होगा तो इसको हम लोग क्लोज या ओपन करा लेता है। तो और अगर कुछ प्लांट जैसे होता है टिश्यू कल्चर करने से भी सब जगह शिफ्ट नहीं कर पाता है, तो हम लोग पहले यहाँ लाता है। यहाँ ट्रीटमेंट करने के बाद, बड़ा होने के बाद फिर हम लोग दूसरा नेट हाउस में शिफ्ट कराता है, उसके बाद फिर तीसरा में कराता है। जब तक वो बड़ा नहीं होता है उसको भी अलग अलग एटमॉस्फेयर में, अलग अलग स्टेज में हम लोग रखना पड़ता है, पोटिंग करना पड़ता है, अलग अलग मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स वगैरह अलग अलग देना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग अलग अलग जगह में अलग अलग से रखते हैं। हम ऑर्किड के ऊपर में काम कर रहे हैं तो 2 मोटिव है। एक तो आपने स्टेट ऑफ आर्ट ऑफ ऑर्किड नेम देख ही लिया जो कमर्शियल कल्टीवेशंस के लिए है, एंड अनदर ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो है कंजर्वेशन ऑफ द इंडिजिनियस एंडेंजर्ड एंडेमिक ऑर्किड्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो उस ऑब्जेक्टिव को भी मद्देनज़र रखते हुए एंड उसका केयर करते हुए हमने ये जर्म प्लाज्म, छोटा सा ऑर्किड जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन एरिया क्रिएट किया है, जिसमें अराउंड 100 से भी ज़्यादा स्पीसीज ऑफ ऑर्किड्स है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट एंडेंजर्ड ऑर्किड्स लाइक रिंकोस्टाइलिस रेटुसा, पेपिपेडिलम और वेराइटीज़ ऑफ ऑर्किड यहाँ पे हम कंजर्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग का और एक एक्सटेंडेड सेक्शन है ऑर्किड प्रोजेक्ट के ऊपर में, जहाँ में हम लोग करते हैं वैल्यू एडिशन ऑफ ऑर्किड फ्लावर्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, ये ऑर्किड फ्लावर्स का ब्लूमिंग के बाद तो एक लाइफ स्पैन होता है ना, तो उस स्पैन के बाद उसको और एक्सटेंडेड वैल्यू देने के लिए हम लोग इसको प्रिजर्व करके रखते हैं। तो ये जो प्रिजर्वेशन टेक्निक है ये हम लोग यही करते हैं, और ये टेक्निक से आपका ये फ्लावर जो लाइफ टाइम के लिए प्रिजर्व्ड है। तो ऐसे ही हम लोग ये सब कोई इंडिजिनियस ऑर्किड्स है उसको प्रिजर्वेशन करके यहाँ एक ऑर्किड म्यूज़ियम का फॉर्म में रखा है। ये मतलब कोई हम लोग इसको एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट या फिर कुछ करके सेल भी किया, लेकिन जो सेल किया वो सब हाइब्रिड्स ऑर्किड का है, और प्रिजर्वेशन प्रोस्पेक्ट से हम लोग सिर्फ इंडिजिनियस ऑर्किड का करते हैं। ये जो है ये मोलिकुलर बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है, तो हमारे सेंटर पे मोलिकुलर का भी काम हम लोग ने इनिशिएट किया हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जेनेटिक जो मार्कर्स है, डीएनए मार्कर्स है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, उसके ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे मोलिकुलर लेवल में। तो यहाँ पे अभी हमारे सेंटर पे पूरे फैसिलिटीज़ भी है, और हमारे अभी जो हम प्लांट से ऑर्किड का ही काम कंटिन्यूशन करते हुए हम उसमें डीएनए बार कोडिंग के ऊपर में हम लोग काम कर रहे हैं। सो ये हमारे पास यहाँ में पूरे फैसिलिटीज़ है जिससे हम लोग ये मोलिकुलर रिसर्च को सपोर्ट कर रहे हैं। ये एक जितने भी लाइफ साइंस स्टूडेंट्स है, ग्रेजुएट है, एमएससी स्टूडेंट्स भी हैं, उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस यूनिट है। ये डीएनए को सेपरेट करने में, जब हम लोग आइसोलेट करते हैं डीएनए को सेपरेट करने में इसका यूज़ होता है। तो ये बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी या ये जो नेगेटिव चार्जेस के ऊपर में जो डीएनए का है उसके बेसिस पे इसका सेपरेशन होता है। एंड ये दिस वाला और इंस्ट्रूमेंट, ये भी एक वोर्टेक्स स्पिनर है, वो जो यूज़ हो जाता है हमारे डीएनए आइसोलेशन प्रोटोकॉल में। एंड दिस इज़ ऑल्सो द पावर पैक जो यहाँ से सप्लाई करता है मतलब हमारे डीएनए सेपरेशन के लिए। सो दिस इज़ द माइक्रो पिपेट, यहाँ से हमारा मेजरमेंट होता है। एंड दिस आर ऑल द रिक्वायर्ड केमिकल एरियाज। और इस केंद्र में कोल्ड चैम्बर रूम, क्वालिटी एश्योरेंस लैब, सीड जर्मिनेशन यूनिट एंड ऑटोक्लेव रूम, वाटर फिल्टरेशन प्लांट्स, फाइटोकेमिकल लैब, बायो इन्फॉर्मेटिक्स लैब, आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
एट लास्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये हमारे जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, इसके द्वारा हम बहुत आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अरुणाचल के जो वास्ट बायो रिसोर्स है उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन एज वेल एज कंजर्वेशन करके, इसी दौरान हमारे बहुत सारा जो फार्मर्स है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनमें से कोई आगे बढ़ के आके स्टार्टअप भी एस्टेब्लिश किए हैं और उनका स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप भी डेवलप किया है। जो हमारे एसेंशियल ऑयल्स है उनका भी उनके साथ हम जुड़ के जो बिजनेस लिंकेज भी हमने डेवलप करवा दिए हैं। तो अभी वो उनका जो प्रोड्यूस है वो अपना ये जो डायरेक्टली फार्मर्स डायरेक्टली जो आपका मार्केट में सेल कर पा रहे हैं और इससे उनका इकोनॉमी भी बढ़ रहे हैं। अभी बायोटेक्नोलॉजी का जो एज चल रहा है उसमें से हमारे बहुत स्कोप है और अरुणाचल में खासकर इतना जैविक विविधता है और बायो रिसोर्स है, उसके थ्रू से हम ये बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू से हम आगे बढ़ सकते हैं। जो हमारे फार्मर्स है, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका फिर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एज वेल एज जो आपका इकोनॉमी को भी हम जो बायो इकोनॉमी कहा जाता है थ्रो बायो रिसोर्सेज, उसको भी हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद करते हैं अरुणाचल प्रदेश जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है वो हमें फुल सपोर्ट करेंगे और उनके सपोर्ट के थ्रू से हम अपना ये जो एम है उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो दर्शकों, आज हमने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विभिन्न पहलुओं को देखा और समझा। आशा करते हैं कि आप सभी को और ख़ास करके किसान भाई बहनों को आज की यह दास्तां प्रेरणादायक और शिक्षादायक लगी होगी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप सब राज्य की प्रगति के लिए प्रेरित हुए होंगे।